जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आरआरबी एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड है, जिसमें आपके एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी और भी बहुत सारे पोस्ट वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। और इन सभी के एग्ज़ाम्स में जनरल अवेयरनेस अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उनको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी इन वीडियोज़ के माध्यम से। तो एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको हर 1-2 दिन के इंटरवल पे आपको वीडियोज़ देखने को मिलेगी जिसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। इसमें हम कोशिश करेंगे हर तरह के क्वेश्चन्स को शामिल करने की, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स यानी तो आपके पॉलिटिकल साइंस, हर तरह के क्वेश्चन, साथ में स्टैटिक पार्ट भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे और करंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो धीरे धीरे आपको हर तरह के क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। आज प्रैक्टिस सेट 1 है जिसे हम डिस्कस करेंगे और इसमें कुल मिला के 20 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाने हैं और उनके रिलेटेड जितनी भी डिटेल में जा सकता हूँ उतनी डिटेल्स क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो आपके नोट्स भी अच्छे खासे तैयार होते रहेंगे और आप अपने प्रिपरेशन अच्छा कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या कुछ हमारे पास क्वेश्चन हैं। तो देखिए, जनरल नॉलेज 1, ठीक है, पहला वीडियो है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन्स टू द ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से गवर्नर के द्वारा जो ओथ और अफर्मेशन यानी जो शपथ ली जाती है उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, यानी गवर्नर के शपथ लेने की जो प्रक्रिया है वो किस में डिफाइंड है। तो आर्टिकल 159 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। गवर्नर का जो ओथ होता है वो आर्टिकल 159 में इसके बारे में जानकारी है। अच्छा, गवर्नर को ओथ दिलवाता कौन है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ जो भी आपकी स्टेट है उसके हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो इसको दिलवाते हैं, गवर्नर को शपथ दिलवाते हैं। वहीं बात करें कि अगर इनके एब्सेंट में अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ना हो, उस टाइम पे वैकेंट हो सीट, तो कौन दिलाएगा, तो सीनियर मोस्ट जो जज होंगे वो आपको इनको ओथ दिलवाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 159 में गवर्नर के बारे में ये आपको जानकारी ध्यान में रखनी है, ओथ और अफर्मेशन से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी आर्टिकल्स आपको दिख रही हैं, पहले उनको देख लेते हैं फिर और भी डिटेल्स देखेंगे। आर्टिकल 72 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आर्टिकल 72 जो है वो रिलेटेड है प्रेसिडेंट से। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पावर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, आर्टिकल 72। उसके बाद आर्टिकल 124 की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 124 ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। उसके बाद आर्टिकल 356 की बात करें तो ये आपका है गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट। ठीक है, किसी भी स्टेट में अगर फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की तो फिर आप वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। तो आर्टिकल 356 में इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर बात आई है गवर्नर की, तो गवर्नर के बारे में भी कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में जानकारी मिलती है। जो पार्ट 6 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें आपको स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसके अंदर में आर्टिकल 153 से 167 तक आर्टिकल्स हैं। और इसमें आपको किन किन के बारे में जानकारी मिली, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव के जितने भी पोस्ट हैं, जैसे कि आपका गवर्नर हो गया, सीएम का पोस्ट हो गया यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए और उसके साथ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इन सभी के बारे में आपको जानकारी आर्टिकल 153 टू 167 के बीच में मिलती है, जो कि पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, और गवर्नर से रिलेटेड और भी कुछ आप आर्टिकल्स ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 153 जो है आपका, उसमें गवर्नर ऑफ स्टेट्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 154 जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। आर्टिकल 155 जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में आपको जानकारी मिलती है। उसके बाद आर्टिकल 156 है, उसमें टर्म ऑफ ऑफिस कि गवर्नर का कार्यकाल कितने दिन का होगा, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आर्टिकल 157 की बात करें तो क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, गवर्नर की पोस्ट के लिए मतलब आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, उसके लिए आपको यहाँ पर जानकारी आर्टिकल 157 में मिलेगी। इसी तरीके से और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उन्हें और भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हमारा जो सही आंसर होगा वो आर्टिकल 159 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द 11th फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन में हमारे मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, जो इनिशियली 10 थे मात्र, उसमें 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया। ये किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, तो सही आंसर इसका 86th अमेंडमेंट होगा, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके द्वारा ही आपके जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमारे संविधान में ऐड किया गया था। और ये कब आया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो 2002 में ये आपका हुआ था। ठीक है, अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात आई है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी कुछ पॉइंट ध्यान में रखेंगे। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, उसमें आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कोई जिक्र नहीं है। मतलब
है नहीं। बट डीपीएसपी में आप एक पॉइंट देखेंगे तो वहाँ पर ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट करके आपको एक पॉइंट मेंशन किया गया है। स्टेट की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए उसको लेकर के यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था, बट बाद में जाकर के फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ज़रूरत पड़ी। जब इमरजेंसी का पीरियड ओवर हुआ उसके बाद तब आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ शामिल किया गया उसके बाद, ठीक है। तो देखिए उसके बाद और ये भी क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, तो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ध्यान में रखेंगे, इट वाज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पार्ट 4A जो आपका बना, जैसे पार्ट 4 आप जानते होंगे डीपीएसपी से रिलेटेड है, और पार्ट 4A बना है एक, ठीक है, जो कि इसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए बना है, जिसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, मात्र एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, जिसमें 10 फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया था। 1976 में संविधान संशोधन करके ये शामिल किया गया बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि 11वां आपका फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड किया गया, तो इसका सही आंसर आपका 86th अमेंडमेंट होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब शामिल किया गया, तो वो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा शामिल किया गया था। और ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये हुआ था, तो इसको भी आपको याद रखना है, सरदार स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे आपका ये शामिल किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़। उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स रिकमेंड किए थे, कुछ एक्सेप्ट हुए, कुछ नहीं हुए, और फिर फाइनली जाके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए। और ये नॉन जस्टिसेबल होता है, आप जानती हैं। आप अगर इसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप कोर्ट में पनिश नहीं किए जाएंगे, बट आपको ये करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी वर्तमान समय में भारत में कितने राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली तो होता ही है हर स्टेट में, यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जा रही है। तो 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है आपके, ठीक है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। इन 6 राज्यों में आपकी क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। इट्स इस्टेब्लिशमेंट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी आप याद रखेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में आपको 169 आर्टिकल 169 में इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज नॉट रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ठीक है। दिए गए ऑप्शंस में से कौन जो है वो नॉट रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर इसका देखते हैं एक बार। सबसे पहले देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। 1957 में ये कमेटी बनी थी फॉर फॉर्मुलेटिंग द ऑपरेशंस एंड फंक्शंस ऑफ पीआरआई, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। शुरुआत में पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं था, हमारे इनिशियली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें पंचायती राज भी डीपीएसपी में ही था, बट ये शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखिए अशोक मेहता कमेटी है, ये 1977 में बना था, और ये बना था फॉर स्ट्रेंथिंग द डिक्लाइनिंग ऑफ पीआरआईज। जो हमारे देश में आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं ये काफ़ी कमज़ोर होते जा रहे थे, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन देने के लिए और उनके ऊपर स्टडी करने के लिए बनाया गया था अशोक मेहता कमेटी। उसके बाद तीसरे देखिए वाई के अलग कमेटी, ठीक है, ये 1979 में ये कमेटी बनी थी, और ये कमेटी जो बनी थी उसका रीज़न क्या था, कंस्ट्रक्टेड अ पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एंड रिलेटेड कंजम्पशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर में स्टडी करने को बनी थी रूरल और अर्बन एरियाज में, ठीक है। तो ये आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए थंगोन कमेटी, ये आपके 1988 में आया था, और ये इसका रीज़न था टू एग्जामिन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। तो इसका भी सही आंसर आपका हो जाएगा, ये भी मतलब आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। टू एग्जामिन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। और इन्होंने कुछ अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन भी दिए थे, जैसे जो हमारा पीआरआई है यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, जो कि पहले सिर्फ डीपीएसपी में ही शामिल है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनली मान्यता मिलनी चाहिए, जो कि बाद में हुई भी जाकर के, और एक 3 टायर सिस्टम होना चाहिए विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ऐसे कुछ रिकमेंडेशन थे, आप ये भी याद रख सकते हैं। तो बाद में जाकर के फिर हमारा जो ये पीआरआई है यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन बनता है इसे, ये कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये शामिल किया गया, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि 1992 में आई थी, और इसके थ्रू आपके ये कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया गया। इसके लिए एक पार्ट 9 था, पार्ट 9 में इसको इंक्लूड किया गया, जिसमें आर्टिकल 243 टू लेकर के आर्टिकल 243 ओ तक आपके ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और इसी अमेंडमेंट में आपका 11th शेड्यूल भी ऐड किया गया था, जिसमें कुल 29 सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया, जो कि वो सब्जेक्ट्स होंगे जिन पे पंचायत फंक्शन करेंगे, यानी पंचायत किन सब्जेक्ट्स के ऊपर में मतलब फंक्शनिंग करेंगे, तो उसके बारे में आपको 11th शेड्यूल में जानकारी मिलेगी। 29 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है प्रॉपर, ठीक है। तो ये सारे वो एरियाज़ होंगे जहाँ पर पंचायत वर्क करेगी। तो 11th शेड्यूल भी ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। पार्ट 9 भी ऐड किया गया, जिसमें आर्टिकल 243
टू 243 तक आपके आर्टिकल्स हैं जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। ठीक है, और यहाँ से फिर आपका जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिसॉल्व द लोकसभा। दिए गए ऑप्शंस में से किसके पास अथॉरिटी है लोकसभा को डिसॉल्व करने की? तो ऑप्शन है आपके द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा को डिसॉल्व करने की आपकी यहाँ पर जो पावर्स हैं, अथॉरिटी है, वो किसके पास में है? तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर का रिकमेंडेशन होता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं। और इसके बारे में आपको किस आर्टिकल में जानकारी मिलेगी? तो इसकी आर्टिकल 85(2) क्लॉज बी में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। आर्टिकल 85(2) क्लॉज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु पब्लिशेस ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हु पब्लिशेस ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। तो ये पब्लिश करता है आपका वर्ल्ड बैंक। कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ जानकारी ध्यान में रखें तो अभी करेंटली इसमें 189 मेंबर्स हैं और ये 1944 में ब्रेटन वुड्स में बना था। ठीक है, और ये बना था आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इसका एम था, इट्स एम वाज टू इस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे इस पॉइंट को भी। तो जब वॉर के बाद जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना था देशों के बीच में, तो इसका स्थापना किया गया था। और हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में है आपका ये। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बॉर्डर विद ब्लैक सी। कौन सी कंट्री है इसमें से जो ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है? ब्लैक सी आप जानते ही होंगे, जो एक सी है यूरोप में। ठीक है, तो वहाँ पर आपके इसमें से कौन सा देश जो है वो ब्लैक सी को बॉर्डर नहीं करता है? ठीक है, तो यूक्रेन भी बॉर्डर करता है। मेजर पोर्शन आपका नॉर्थ साइड से ब्लैक सी का यूक्रेन से कवर्ड है। रोमानिया भी है, मोल्डोवा भी है, बुल्गारिया भी है और पोलैंड नहीं है। ठीक है, तो पोलैंड आपका यूक्रेन के बगल में पड़ता है और आप वेस्ट की साइड जब जाएंगे तो पोलैंड आपका आएगा। तो पोलैंड आपका ब्लैक सी, तो इसका सही आंसर इसका हो जाएगा पोलैंड। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड। दिए गए ऑप्शंस में से कौन करेक्टली मैच नहीं है? तो नॉट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कीवर्ड है आपका। सबसे पहले देखिए हुमायूं नामा, जो कि बायोग्राफी है आपके हुमायूं की, जो कि एक मुगल किंग थे। सेकंड नंबर पे ही वाज द सन ऑफ बाबर, और इनकी जो बायोग्राफी है वो लिखी थी गुलबदन बेगम ने, जो कि गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन है आपका किताब अल रहला। ठीक है, ये भी एक बुक है जो कि लाइफ जर्नी है, एक मतलब जर्नी है, उसकी बारे में यात्रा वृतांत है, किताब अल रहला। और इसको लिखने वाले थे वो इब्न बतूता थे। ठीक है, तो ये ट्रैवलर थे, फॉरेन ट्रैवलर, जो कि मोरक्को से आए थे हमारे देश में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पातशाहनामा। ये भी बायोग्राफी है, ये मुगल किंग शाहजहाँ की। ठीक है, पातशाहनामा, और इनको लिखने वाले थे अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, इसके साथ साथ अन्य 2 राइटर और भी थे। पातशाहनामा को 3 राइटर ने लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये शाहजहाँ की बायोग्राफी आप ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका किताब अल हिंद का, और इसके राइटर हैं अबुल फजल, जिन्होंने आपका वो भी लिखा था, अकबरनामा भी लिखा है। ठीक है, और किताब अल हिंद, सॉरी ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो किताब अल हिंद जो आपका है ये इन्होंने नहीं लिखा है, ये अल बरूनी ने लिखा है। ठीक है, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें पूछा गया था कि करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अबुल फजल ने जो बुक लिखी है वो आपकी वो अकबर की बायोग्राफी लिखी है इन्होंने। ठीक है, अकबरनामा लिखी है, और ये किताब अल हिंद के राइटर जो हैं वो अल बरूनी है, याद रखेंगे आप। किताब अल हिंद के राइटर कौन है? अल बरूनी, और एक अरेबिक टेक्स्ट है। ठीक है, जो और ये अल बरूनी के बारे में और पॉइंट क्या याद रख सकते हैं, ये हमारे देश इंडिया में कब आए थे? तो मोहम्मद गजनी के जब शासनकाल चल रहा था 1000 ईस्वी के बाद, 1030 या 40 के आसपास, इस टाइम पे ये हमारे कंट्री में आए थे और ये उनके कोर्ट में रहे भी थे काफ़ी समय तक। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। बहुत बार पूछा जाता है कि अल बरूनी किसके कोर्ट में आए थे, किस दिल्ली सल्तनत के किस किंग के अंदर आए थे, मतलब रेन में आए थे। तो याद रखेंगे आप, मोहम्मद गजनी के टाइम पे ये आए थे, सॉरी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द कंसेप्ट ऑफ अनुव्रत वॉज एडवोकेटेड बाय। ठीक है, अनुव्रत किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर इसका देखिए, पहले ऑप्शन देखते हैं, महायान बुद्धिज़्म, हीनयान बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और लोकयात स्कूल। ठीक है, तो सही आंसर इसका जैनिज़्म हो जाएगा। क्या आंसर होगा इसका? जैनिज़्म। अनुव्रत आपका जैनिज़्म से जुड़ा हुआ है। अनुव्रत का मतलब होता है कि देखिए 5 आपके यहाँ पर माइनर वॉज हैं जिनसे जो इसमें डिस्कस किया गया है। सबसे पहला आपका जो पॉइंट है, पहले अनुव्रत के बारे में देखिए। अनुव्रत इज अ सेट ऑफ 5 माइनर वॉज ऑब्जर्व्ड बाय ले पीपल ऑफ जैनिज़्म। ठीक है, तो जैनिज़्म में ये बोला जाता है, ये प्रिंसिपल्स हैं कि आप इन 5 को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या है? सबसे पहले देखिए अहिंसा, यानी नॉन वायलेंस, आपको वायलेंस नहीं करना है। दूसरा सत्य,
यानी ट्रूथफुलनेस। तीसरा है आस्तेय, आस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करनी है, नो स्टीलिंग। फिर है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी पराई स्त्रियों पर ध्यान नहीं देना है। उसके बाद पाँचवा है अपरिग्रह, यानी लिमिटिंग पोजेशंस, आपको धन एकत्रित नहीं करना है, ठीक है, अपरिग्रह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विच मैच द फॉलोइंग। आपको कुछ एंशिएंट साइट्स दिए गए हैं और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, वहाँ से हमको कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं या कुछ चीज़ें प्राप्त हुई है, उसको मैच करना है। देखिए ये आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे साइट्स हैं और इन साइट्स में से कहाँ-कहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ है उसको मैच करना है। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है काफ़ी बार। तो लोथल, इस हम सभी जानते हैं कि लोथल एक डॉकयार्ड था, यानी बंदरगाह था, ठीक है, और ये अभी आपके प्रेजेंट टाइम में गुजरात में पड़ता है, ठीक है। कालीबंगन की बात करें तो ये प्रेजेंट टाइम में आपका राजस्थान में पड़ता है और ये कालीबंगन जो आपका, यहाँ से हमको प्लॉड फील्ड यानी जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, एविडेंस मिला है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करें धौलावीरा की, ठीक है, तो धौलावीर जो है ये, यहाँ से हमको जो मिला है वो एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिस पे बड़े-बड़े साइज़ के हड़प्पन स्क्रिप्ट वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो कि अभी तक डिसाइफर नहीं की गई है, क्योंकि वो लोग पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज़ किया करते थे, ठीक है, यानी वो लोग टेक्स्ट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते थे, फ़ोटो बना के लिखते थे और उसको अभी तक हम समझ नहीं पाए। तो ये भी आप उसके बारे में ध्यान रख सकते हैं कि किस तरह की स्क्रिप्ट वहाँ पर यूज़ होती। तो धौलावीरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। और उसके बाद बनावली की बात करते हैं, यहाँ से टेराकोटा रेप्लिका मिला है प्लॉट फील्ड का, यानी जुते हुए खेत से हमको हल का एक साक्ष्य मिला है जो कि मिट्टी का बना हुआ था। तो मिट्टी के बने हुए हल का साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है, तो ये बनावली से मिला है। कालीबंगन का हमने देख ही लिया प्लॉट फील्ड, और उसके बाद लोथल का डॉकयार्ड, ठीक है। इस तरीके से 2143 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड पेयर इन रूलिंग डायनेस्टी एंड देयर कैपिटल्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ डायनेस्टीज दी हुई हैं और उनके कैपिटल्स आपको सामने मेंशन किया गया है, कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो पल्लवा की कांची, कांचीपुरम, ये बिल्कुल सही मैच्ड है। पल्लवा डायनेस्टी जो कि आपके 275 सीई से लेकर, कॉमन एरा से लेकर 897 सीई के बीच में थे, और ये कांचीपुरम बिल्कुल सही इसकी कैपिटल है। पांड्या डायनेस्टी की बात करें तो इनकी कैपिटल मदुरई थी, तमिलनाडु वाले इलाके में आज जो प्रेजेंट टाइम में है, वहाँ पर ये रूल किया करते थे और काफ़ी एकदम बिल्कुल सही है ये भी। पांड्या डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो मदुरई थी। यादवा डायनेस्टी जो थी इसकी जो कैपिटल है वो मथुरा नहीं थी, ठीक है, इसकी कैपिटल जो थी वो आपकी देवगिरी थी, याद रखेंगे आप। इसकी यादवा डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो क्या थी, देवगिरी थी, और ये आज के टाइम पे दौलताबाद के नाम से जानी जाती है, जो कि प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 12 टू 14 सेंचुरी के बीच में इनका रेन था। और बात करें काकतीय डायनेस्टी की, तो ये आपके वारंगल इसकी कैपिटल है, बिल्कुल सही है। ये आंध्र डायनेस्टी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। 1163 से 1323 के टाइम में ये टाइम फ्रेम में ये रूल किया करते थे काकतीय डायनेस्टी, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है, तो सही आंसर इसका होगा यादवा का जो सही मथुरा, ये करेक्टली मैच नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज और आर नॉट इन द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, ठीक है। तो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इनमें से कौन सा डांस फॉर्म शामिल नहीं है। तो देखिए डांस फॉर्म से भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, ठीक है, तो आपको याद करने होंगे कि कौन सा डांस फॉर्म किस स्टेट से रिलेटेड है। जैसे सबसे पहले बात करें कलबेलिया की, तो ये राजस्थान से रिलेटेड है, और ये वहाँ पर कलबेलिया डांस में बेसिकली क्या होता है, जो स्नेक चार्मर्स थे उनकी एक लोकल अपनी डांस हुआ करती थी और उनके सॉन्ग्स हुआ करते थे, जो वहाँ के स्नेक चार्मर्स थे यानी सपेरे थे राजस्थान के, तो उनके ही ये लोकल डांस को, इसको कलबेलिया बोला जाता था, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ये राजस्थान में है और इसको यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, 2010 के आसपास शायद किया गया था। उसके बाद बात करें छाऊ की, तो ये एक यूनिक फॉर्म है ऑफ मास्क डांस, इज प्रिजर्व्ड बाय द रॉयल फैमिली ऑफ सरायकेला ऑफ झारखंड। झारखंड के सरायकेला राज परिवार के लिए ये रिजर्व्ड है, ठीक है ना, और ये मास्क डांस होता है जो कि छाऊ है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए मोदी येट्टू, ठीक है, ये केरला का एक डांस फॉर्म है, और ये इस डांस फॉर्म में क्या होता है, तो माइथोलॉजिकल बैटल दिखाते हैं वो लोग, गॉडेस काली और जो डीमन दारिका है इसके बीच में ये माइथोलॉजिकल बैटल है उसको शो करते हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करें थेयम, ये जो हमारा डांस फॉर्म है ये नॉर्दर्न केरला में परफॉर्म किया जाता है, कुछ कर्नाटका के भी कुछ पार्ट्स हैं वहाँ पर भी है, और ये हिंदू मैथोलॉजी से जुड़े हुए इसमें भी आर्ट होते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। ये सारे जो ऑप्शन है आपके वो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए गए हैं, और तो इसका सही आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर ई यानी नन होगा, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हु वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, सभा हुई थी, उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो वसुमित्रा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो किस राजा के मतलब संरक्षण में हुई थी, पैट्रोनेज में हुई थी, तो याद रखेंगे आप कनिष्क के जो कि कुषाण किंग थे उनके संरक्षण में हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था, तो कुंडलवन में हुआ था, जो कि आज के प्रेजेंट एक श्रीनगर में है, ये भी आप याद रखेंगे। और ये 72 AD की बात है, ठीक है।
और उसके बाद एक और पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि अश्वघोष घोष जो थे वो इसके डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है। तो क्या क्या हमने याद करा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में कि इसके जो प्रेसिडेंट थे वो वसुमित्र थे और ये किस किंग के पैट्रोनेज में हुआ था, तो कुषाण किंग कनिष्क के अंडर हुआ था। जगह का नाम क्या था, तो कुंडलवन था जो आज के श्रीनगर में है। 72 एडी में हुआ था और इसके डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपके अशोक घोष थे। और इसी काउंसिल में, इसी बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बुद्धिज़्म था वो दो भागों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान में। ठीक है, अब 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, चारों के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर दी हुई है। फर्स्ट काउंसिल आपका 486 बीसी में हुआ था, सेकंड काउंसिल आपका 383 बीसी में, और थर्ड काउंसिल आपका 250 बीसी में, और फिर फोर्थ काउंसिल आपका हम 0 से आगे एडी में आ गए, आप फर्स्ट एडी में हुआ था आपका। ठीक है, चलिए सॉरी पीछे आ गए, हम फर्स्ट एडी में आपका ये हुआ था। और पहले वाले बुद्धिस्ट काउंसिल में जो पैट्रोनेज यानी कि जिस किंग का संरक्षण प्राप्त था वो था अजातशत्रु, जो कि हर्यक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, आप जानते होंगे। सेकंड काउंसिल आपका कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और थर्ड काउंसिल आपका अशोका के रेन में हुआ था, जो कि मौर्य डायनेस्टी के थे। उसके बाद फोर्थ काउंसिल जो आपका हुआ था कनिष्क यानी कुषाण किंग के अंदर में हुआ था। सभी के सामने आपको लिखा गया है कि किसके प्रेसिडेड बाय, यानी प्रेसिडेंट कौन थे इसमें। तो पहले वाले में महाकश्यप उपाली थे, दूसरे में सर्वकामिनी, उसके बाद तीसरे में देखें तो मोगलीपुत्तिस, और उसके बाद फोर्थ काउंसिल जो था वो वसुमित्र के प्रेसिडेंट में हुआ था, प्रेसिडेंटशिप में। प्लेस की बात करें तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में जो कि बिहार में है, दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में, ये भी बिहार में, तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा, ये भी बिहार में है आपके, और उसके बाद आप फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में। नेक्स्ट, अब सबके बारे में डिटेल्स भी दिया गया, जैसे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की मेजर हाईलाइट क्या थी, तो इसमें एक कंपाइलेशन किया गया था विनय पिटक और सूत्र पिटक का। उसके बाद सेकंड काउंसिल की हाईलाइट ये थी कि इसमें डिवीजन जो संघ था वो डिवाइड हो गया था, थेरवाद और आपका महासांघिका में। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो था इसकी हाईलाइट ये थी कि कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन हुआ था। और फोर्थ में आपका ये हीनयान और महायान में डिवीजन हो गया था, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड अंडर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारे संविधान बनाने का काम करती है वो किस के अंदर में बना था, सबसे पहले तो कैबिनेट मिशन प्लान था। ठीक है, और ये 1946 में आया था, इसके तहत ही इसकी गठन हुआ था, याद रखेंगे आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो था वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। इसके सही आंसर होंगे केशव चंद्र सेन। ठीक है, ये ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे और इन्होंने 1870 में इसका फॉर्मेशन किया था, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च ऑन द मालाबार कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 30 की बात की जा रही है यहाँ पर, तो सही आंसर इसका सी राजगोपालाचारी होगा। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो वो भी यहाँ पर ट्राइचिनोपोली से लेकर के यहाँ पर ये इस जगह तक आपका तंजौर कोस्ट में ये सॉल्ट मार्च निकला था। ठीक है, और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पर डिटेल्स दी गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर के कामराज की बात करें तो ये काफ़ी पॉपुलर थे, आप जानते होंगे, सीएम ऑफ तमिलनाडु रहे हुए हैं 1954 टू 63 के नाम से, 63 के समय पे। और इनको किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जिस भी पार्टी में जाते थे या फिर जिनको सपोर्ट करते थे वो बड़ी गद्दी पे पहुंच जाता था, तो इनको किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बात करें वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई की बात करें, जो ऑप्शन ए है आपका, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर रहे हैं। और स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी 1906 में इन्होंने फॉर्म की थी, तो इसके भी फाउंडर रहे हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज साल्ट मार्च इन मालाबार, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। वहीं बात करें अब आपके महात्मा गांधी वाले सॉल्ट मार्च की, तो ये शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। और डिस्टेंस की बात करें तो कुल 375 किलोमीटर चले थे ये, जिसमें और सॉल्ट लॉ ब्रेक कब हुआ था, अप्रैल 6 1930 को। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो जिला पास इज़ लोकेटेड इन, जो जिला पास है वो कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रेगुलर बेसिस पे आपको न्यूज़ में भी दिखता होगा। जो जिला पास आपके लद्दाख में है, और ये फॉर्म्ड बाय इंदस रिवर, ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जास्कर रेंज में, हिमालय की जास्कर रेंज में ये लाई करता है जो जिला पास, और ये श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। ठीक है, 9 किलोमीटर लंबा है ये, इसके सारे फैक्ट्स आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन, ये आपका इलाहाबाद में लाई करता है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है वो इलाहाबाद में है, ये भी ध्यान में आप रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, द अरावली रेंज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया एंड इट स्ट्रेचेस अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जो अरावली रेंज है, जो आप जानते होंगे हमारे देश की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है, और ये किस राज्य से होकर गुजरती है, तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली।
ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट आबू इसका हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट की बात करें 1722 मीटर है। एवरेज हाइट इसकी 600 टू 900 मीटर है। और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब कॉन्टिनेंटल प्लेट जब कोलाइड हुआ था यूरेशियन प्लेट के साथ, तभी इसका फॉर्मेशन हुआ था। और लेंथ इसका 692 किलोमीटर है। तो ये सारे फैक्ट्स आप अरावली हिल्स के बारे में ध्यान रख सकते हैं, अरावली रेंज के बारे में। तो इस तरीके से ये कुछ 20 क्वेश्चंस थे और उनसे जो क्वेश्चंस बन सकते थे उन्हें हमने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।